करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 12 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में 1967 के फैसले को पलट दिया हुआ है। इसके अलावा भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका दूसरा संस्करण था ये। और कल हम लोगों ने पढ़ा था हुरून इंडिया के परोपकारियों की लिस्ट में एक बार फिर से शिव नादर टॉप पर आ गए हैं। इन्होंने 2153 करोड़ रुपए का दान किया है 2023-24 के वित्तीय वर्ष में। अस्त्र हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका पुणे महाराष्ट्र में अभी आयोजन किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास होता है। इसके अलावा अर्जुन एरिगेसी विश्व शतरंज रैंकिंग में पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पर। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के बाद इनकी रैंक है। और जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 लॉन्च किया है रूस की मदद से। मानवाधिकार आयोग, ये बांग्लादेश के मानवाधिकार आयोग ने सभी सदस्यों ने उसके इस्तीफा दे दिया है। चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट, इसका आयोजन लद्दाख में लेह में किया गया। और अभी दोस्तों उत्तराखंड का 9 नवंबर को मनाया गया स्थापना दिवस। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका हम लोगों ने रिवीजन किया अच्छे तरीके से 1 मिनट में। अब इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, आप जाकर के वहां सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, यह दिवस दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर पूछा जाए तो नेशनल साइंस डे सीवी रमन जी की याद में मनाते हैं ना, तो वो भी याद रखना, ठीक है ना। कब? 28 फरवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि सीवी रमन जी जो कि पहले भौतिक वैज्ञानिक भारत के थे नोबेल जीतने वाले, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी इसी दिन, है ना। चलिए, तो फिलहाल ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है। और इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंग पायनियर, बस इतनी छोटी सी थीम है। जब थीम छोटी होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑप्शन में बड़े आसानी से फिट हो जाता है। इसीलिए एग्जामिनर की पसंद होती है कि इसको ना पूछ करके लाओ यही पूछ ले, थोड़ा टफ हो जाए, है ना। तो इसलिए ये पूछता है। जब थीम छोटी होती है ध्यान रखना, उसको याद कर लेना। 22वां संस्करण था इस बार, 2002 में पहली बार ये मनाया गया है। हर साल 9 से 15 नवंबर तक इसका सप्ताह मनाया जाता है सेम का। और ये दिवस अगला, ये नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस है। कल रिवीजन किया था हम लोगों ने, तो आज आगे बढ़ेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया में पेटेंट दाखिल करने में भारत का स्थान कौन सा था? अभी एक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी इंडेक्स निकालते हैं ना, तो इन्होंने एक और इंडेक्स निकाली है कि बताओ किसने पेटेंट दाखिल करने के मामले में ज्यादा हासिल किया है रैंकिंग। तो इस मामले में टॉप पर चाइना था, भारत का स्थान छठा रहा। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब कि एक प्रकार से एक स्वयं का अधिकार। जैसे आप कोई एक कंपनी बनाए, कोई एक ब्रांड बनाए, तो उसका पेटेंट कराते हो। या फिर मान लो आपने कोई चीज की खोज करी, कोई एक नया ही चीज खोज डाला आपने, तो फिर आप चाहते हो कि उसको उसकी कोई और कॉपी करके कोई और उसका वो ना करने लगे, तो आप अपने नाम से उसको पेटेंट करा लोगे। जब आप पेटेंट करा लिए तो उसका कॉपीराइट आपके पास हो गया। यानी कि अब कोई और कॉपी करेगा तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो या जुर्माना वगैरह लगवा सकते हो। तो यही होता है पेटेंट कराना। चाहे आप कोई चीज का, कोई भी आपका इंटेलेक्चुअल चीजें हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी इंटेलेक्चुअल राइट्स होती है। इंटेलेक्चुअल मतलब आपकी बुद्धि से जनित हुआ खुद का बुद्धि का। तो इसमें आपके विचार भी हो सकते हैं, आपकी शायरी, आपके दोहे, आपके द्वारा कोई भी कृतियां, या आपके द्वारा बनाया गया कोई ब्रांड, या आपके द्वारा बनाया गया कोई प्रोडक्ट, या आपके द्वारा कोई खोजी गई चीज। ये बहुत सारी चीज, मतलब बहुत लंबी रेंज होती है ना। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत आता है। इसके मामले में जो पेटेंट धारक हैं, जो पेटेंट दायर करते हैं कि भाई हमने ये नया कुछ खोजा है, ये हमारे नाम पेटेंट कर दो, तो इस मामले पर एक रिपोर्ट आई। इसमें देखा गया कि वर्ष 2023 में ना भारत में रिकॉर्ड हाई टाइम पर पेटेंट सिस्टम आया। एक्चुअली में आप ये भी सुनते होंगे कि बहुत पहले समय से ये चीज यहाँ खोजी गई, ये चीज भारत में थी पहले से, अरे ये इसका तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कर दिया। लेकिन तब पेटेंट वाली सुविधा नहीं थी।
अमेरिका के वैज्ञानिक या ब्रिटिश वैज्ञानिक ये सब आए, जो जो भी खोज करते गए उसका पेटेंट कराते चले गए। तो ये अब आज उनके नाम दर्ज है कि हाँ, इस चीज की खोज उन्होंने की, उस चीज की खोज उन्होंने की। अब आप खुद ही बताओ, न्यूटन ने अगर ग्रेविटी की खोज की तो क्या उससे पहले किसी को ग्रेविटी नहीं पता था? पता था, लेकिन पेटेंट धारक कोई नहीं था, या कहीं उस फॉर्मूले के साथ, उस थ्योरी के साथ कोई समझा नहीं पाया था, एक्सप्लेन नहीं किया था कि भाई ये किस फॉर्मूले के तहत ये चीजें होती है ना, सेब गिरता है तो कैसे गिरता है। चलिए, फिलहाल यहाँ 2023 में भारत ने 3.5 मिलियन जो है पहली बार पेटेंट जो है एप्लीकेशन प्राप्त किए हैं। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। फिलहाल ओवरऑल में भारत छठे स्थान पर है, अभी चीन है पहले स्थान पर। बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट के द्वारा ये जारी की जाती है। अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 197 देश से जुड़े हैं। डेरिंग टेंग इसके मुख्य है। अगला, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? फिक्की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके नए अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी इस बार के बनाए गए हैं। फिक्की जो है ये एक संस्था है और हर्षवर्धन अग्रवाल जो है इसके अध्यक्ष होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हर साल इसमें चेंज होते हैं, है ना। इस बार के लिए हर्षवर्धन अग्रवाल बनाए गए हैं। इसमें वो जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना, वो किसी न किसी कंपनी के या तो फाउंडर होंगे या अध्यक्ष होंगे या चीफ पद पर होंगे। तो उनके एक्सपीरियंस को लेते हुए यहाँ पर, क्योंकि ये एक फेडरेशन है, समझ लो जैसे एसोसिएशन टाइप का नहीं होता, जैसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन होता है, तमाम प्रकार के एसोसिएशन होते हैं हर एक सेक्टर में, ऐसे ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का एक फेडरेशन है। तो इसमें एक एक साल के लिए किसी न किसी कंपनी के अध्यक्ष या सीईओ को नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे यहाँ हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, तो ये इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और एमडी हैं। ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है ना, उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो फिलहाल अब फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अनीस शाह, जो कि अब इनकी जगह पर लेंगे। अनीस शाह अभी तक थे, अब इनकी जगह ये आएंगे। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके महासचिव हैं ज्योति विज, घनश्याम दास बिरला ने इसकी स्थापना की हुई थी। अगला, सामान्य ज्ञान की विज्ञान की ई बुक आ चुकी है। जो लोग नहीं लिए हैं अभी तक, फटाफट से ले डालें। समझ लीजिए, इसमें आपको 1100 प्लस जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन, ऐसे एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू देखने को मिल जाएंगे आपको रेलवे एग्जाम्स में, है ना। अगला है, वर्ष 2024 का एफआईएच वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो एफआईएच यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसके सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों हरमनप्रीत सिंह ने। हरमनप्रीत सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, शानदार गोल करते हैं। 10 गोल अभी किए थे पेरिस ओलंपिक में, और सर्वश्रेष्ठ गोल करने वाले ये भारतीय थे, ठीक है। तो 2024 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, आपको पता होगा। एफआईएच हॉकी स्टार अवार्ड समारोह में आयोजन किया गया, मस्कट ओमान में इसका आयोजन था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह कौर, और अपना ये तीसरा पुरस्कार जीते हैं एफआईएच ऑफ द ईयर का, ठीक है ना, बेस्ट खिलाड़ी का। कुछ और अवार्ड भी दिए गए, जैसे जैसे दिए गए साथियों सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुष गोलकीपर का, तो बेस्ट गोलकीपर भी अपने पास है इंडिया के पास, पीआर श्रीजेश ने लिया। हालांकि पीआर श्रीजेश अब संन्यास ले चुके हैं, है ना, लेकिन खेल रत्न से भी सम्मानित हैं, ये भी बात ध्यान रखना। पीआर श्रीजेश जबरदस्त भारतीय गोलकीपर थे। नीदरलैंड की यिप्पी जानसेन जो है ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं, और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चीन की ये जियो को चुना गया है। अगला, हाल ही में कहां पर 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ? 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? जो सड़क और परिवहन के मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। तो ये रायपुर में हेल्ड किया गया एनुअल सेशन था, यानी कि वार्षिक अधिवेशन था, ये नितिन गडकरी जी ने किया। इस सम्मेलन में देश विदेश के 2000 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल हुए। इंडियन रोड कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। अगला, नवंबर 2024 में किस राज्य ने अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया है? डिजिटल जनसंख्या घड़ी, इसका उद्घाटन कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक ने अपनी राजधानी बेंगलुरु में एक डिजिटल पॉपुलेशन वॉच का उद्घाटन किया है। देखिए, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है ये, कुछ इस प्रकार से जितना भी भारत की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो पर सेकंड कैसे बढ़ रही है ये इसमें दिखता है। साथ ही साथ में जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य की पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है ये इसमें दिखाता है। जैसे आप इस वॉच में देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 144 करोड़ 46 लाख
5335 आपको यहाँ दिख रहा है। अब वो पर सेकंड जैसे अपडेट होता है, जैसे कुछ होता है तो ये अपडेट होकर के जनसंख्या बढ़ती है। इसके अलावा कर्नाटक की पॉपुलेशन 6,84,18,218 है, ठीक है ना। तो ये घड़ी जो है बेसिकली बनाई गई है, ये हर मिनट 10 सेकंड में अपडेट होती है, हर 2 सेकंड में भारत की जनसंख्या अपडेट होती है। तो ये यहाँ पर ऐसा पॉपुलेशन दिखाया गया है, पॉपुलेशन वॉच है ये। अब इसमें ये मत सोचना कि ये एग्जैक्ट बताएगा यहाँ कितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये एक अनुमान टाइप का, एक ऐसे प्रिडिक्शन के लिए कि देखो इतना अगर जनसंख्या बढ़ जा रही है महीने भर में या फिर दिन भर में, तो फिर 24 घंटे में अगर इतना बढ़ रही तो उसका सेकंड से निकाल करके कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है, ठीक है। बहुत एग्जैक्ट डाटा नहीं रहता है इसमें, बस एक अनुमान मिलता है मोटा मोटा। हाल ही में कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के कुछ हफ्तों में वीजा दिलाने वाला कौन सा प्रोग्राम बंद कर दिया? तो कनाडा ने दोस्तों भारतीय स्टूडेंट के लिए जो डायरेक्ट स्टूडेंट स्ट्रीम वीजा मिलता था ना, उसको कुछ हफ्तों में वीजा दिलाने वाला जो प्रोग्राम था बंद कर दिया है। ये इसके तहत कुछ ही हफ्तों में वीजा मिल जाता था, बड़ा फास्ट ट्रैक से हो जाता था। लेकिन अब भारत कनाडा के रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं, तो स्टूडेंट भारत के ही सबसे ज्यादा वहां पर मिल जाते थे, इन्होंने यहाँ सिस्टम बंद कर दिया। स्थिति वहां पर स्टूडेंट की बहुत खराब हो गई है, बस वही जस्टिन ट्रूडो की वजह से। तो ये जस्टिन ट्रूडो जो है ना, जो वहाँ के करंट टाइम पर, जो कि अब नहीं रहेंगे आगे चल करके जल्दी ही, अब तो एलन मस्क ने भी कह दिया है ये बात, तो मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध हो रहा है उनका। पूरी तरीके से इकोनॉमी वहां, ऐसा ही नहीं है केवल भारत से ही जो दिक्कत है, इस वजह से उनकी इकोनॉमी भी डूबी है, किसी सेक्टर में और कुछ कर नहीं रहे। ये तो भारत कनाडा वाला ये रिलेशन वाला मुद्दा इसलिए भड़काए हैं कि लोग उनकी बाकी चीजों पर फोकस, उनका ध्यान हट जाए और फिर वो उसका फायदा उठा सकें। इसलिए ये वाला मुद्दा ये थोड़ा सा और भड़काते हैं, लेकिन पब्लिक इनसे उब ही चुकी है। फिलहाल कुछ महीनों में रिजल्ट आ ही जाएगा, हम लोग को ज्यादा क्या करना है। फिलहाल 4,27,000 भारतीय छात्र कनाडा में भी हैं, वहां स्टूडेंट वीजा पर गए हुए हैं, लेकिन अब वहां पर भी उनके लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो भारत कनाडा की बात हो ही रही है, कनाडा को देख लो मैप में, यूएसए के जस्ट ऊपर है कनाडा। कनाडा वैसे तो तटीय सीमा दुनिया में सबसे ज्यादा रखता है, दुनिया में सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है पिछली बार कॉप 15 सम्मेलन हुआ था 2022 का, मैंने बताया था ना। इस बार कहां पर हुआ? कैले में हुआ है, कोलंबिया के कैले में इस बार हुआ है कॉप 16। ये कॉप 16 कॉप 15 जो है ये जैव विविधता वाला है, बायोडाइवर्सिटी वाला, पर्यावरण वाला मत मिला लेना। पर्यावरण वाला कॉप 29 पहुंचा हुआ है, इस बार होगा वो बाकू अजरबैजान में, ठीक है। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़ो, कोई भी कंफ्यूजन ना रखो, कंफ्यूज रहोगे तो फिर खुद भी रहोगे और अपने आसपास के साथियों को भी कंफ्यूज करके रखोगे, है ना, जिससे डिस्कशन करके पढ़ते होगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों के बीच राज्यों की पहली सी प्लेन शहरों नहीं शहरों के बीच, किन दो शहरों के बीच राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में श्रीशैलम और विजयवाड़ा के बीच में, दो शहरों के बीच में राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की है। आप देख सकते हो यहाँ पर विजयवाड़ा टू श्रीशैलम ये शुरू की गई है सी प्लेन सर्विस। सी प्लेन क्या है? सी प्लेन मतलब कि समुद्र की सतह से होकर के जाती है, एक पर्यटन टाइप का ही यूज में आती है ना। तो ये सी प्लेन कहलाती है, बहुत नीचे पर या कभी कभी टच करके भी ये उड़ती है। तो आंध्र प्रदेश को भारत के जल आधारित विमानन क्षेत्र में अग्रणी बनाना इसका उद्देश्य है, और पहली बार भारत में गुजरात में चली थी सी प्लेन सर्विस, और अब आंध्र प्रदेश में चल रही है सी प्लेन सर्विस। शुरुआत आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम डिस्ट्रिक्ट से विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में हुई है। ओके, अच्छा, भारत में समुद्र की बात आ रही है, तट की बात आ रही है, तो याद रखना गुजरात में तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारत में सबसे लंबी गुजरात की, दुनिया में सबसे लंबी अभी मैंने बताया कनाडा की, दूसरी भारत की किसकी? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। दूसरी सबसे तटीय सीमा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आप यहाँ मैप में देख पाओगे, ये है आंध्र प्रदेश, लेकिन यहाँ लंबाई देखकर मजा आना, सेकंड पर है ये, गुजरात फर्स्ट पे है क्योंकि इसका कर्व ज्यादा है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना 2 जून 2014 को। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं तेलुगु देशम पार्टी से, टीडीपी पार्टी से। जस्टिस एस अब्दुल नजीर जो यहाँ के गवर्नर हैं, अमरावती इसकी राजधानी अब हो चुकी है, और यहाँ पर कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। 26 जिले हैं यहाँ पर, और पहले 13 जिले थे, ठीक है। तो पिछली जो सरकार थी इनकी, उन्होंने 13 जिले और बना दिए, तो हर जिला 2 हो गया, तो ये हो गए 26 जिले। 175 विधानसभा में सीटें, 25 लोकसभा में, और राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ से जाती हैं। अगला, आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता था, अब आईबीएसएफ का विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत लिया इन्होंने। वन एंड ओनली पंकज आडवाणी।
बिलियार्ड्स या स्नूकर का संबंध किससे है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताना पंकज अडवाणी, उसमें ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है दोस्तों, भारत के बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी हैं बिलियार्ड्स और स्नूकर के लिए, और इनका ये लगातार 7वां ऐतिहासिक खिताब रहा, लगातार 7वां। और इन्होंने देखिए सौरभ कोठारी को इसी चैंपियनशिप में इन्होंने हराया, कांस्य पदक उन्होंने जीता। इंग्लैंड के रॉबर्ट हार को इन्होंने 4-2 से हराया, वो सिल्वर जीते, ये जीते गोल्ड, यानी कि टॉप पर रहे। दोहा कतर में आयोजन किया गया था। पंकज आडवाणी की बारे में बात करें तो ये अर्जुन पुरस्कार 2004 में जीते थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है, 2006 में मिला था। पद्मश्री 2009 में मिला था, पद्म भूषण 2018 में मिला था। अब आप समझ सकते हो कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये 28वां विश्व बिलियर्ड खिताब जीते हैं। अगला, नवंबर 2024 में पीवी सिंधु ने कहां पर विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी है। पीवी सिंधु अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी भैया कर चुकी हैं। विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला इन्होंने रखी है कहां पर, इन्होंने रखी है अभी विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम वैसे तो इनकी समझ लो कि एक प्रकार से स्टेट इनका जन्म वाला ही है, जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था। हालांकि आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हो गया, हैदराबाद में जन्मी थी, तो अब तो ये तेलंगाना की कही जाती हैं, लेकिन एक प्रकार से टेक्निकली देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की ही हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कभी हुआ करती थी विशाखापत्तनम, लेकिन अब जो है इनकी आ गई है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के टाइम पर विशाखापत्तनम भी राजधानी थी, लेकिन अब अमरावती राजधानी हो गई। ये सब चीजें हैं, आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझो। विशाखापत्तनम एक प्रकार से वाइजैक जो जाना जाता है, ये पूर्व राजधानी रही है, काफी फेमस सिटी है, शहर है ना, और पोर्ट भी है भाई, तो पोर्ट की वजह से भी ज्यादा हो जाता है। फिलहाल इन्होंने अभी ले स्टोन रखा है, यानी आधारशिला रखी है, यानी यहाँ पर सेंटर बनना शुरू हुआ है, बैडमिंटन एकेडमी इन विशाखापत्तनम। जो भी बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं, टेनिस खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, जब क्योंकि इनका स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल तक खेलेंगे, उसके बाद फिर रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो बाकी के जीवन क्या करें, बाकी के जीवन में या तो कोई बिजनेस करते हैं, या कोई कोचिंग करता है, या कोई एकेडमी अपना खोल देता है, कुछ इस प्रकार से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। तो पीवी सिंधु जो कि 3 ओलंपिक खेल चुकी हैं, इस बार के ओलंपिक में इनका मेडल नहीं आया, लेकिन लास्ट के 2 ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, है ना, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते थे। 2 ओलंपिक मेडल हैं इनके नाम। फिलहाल खेल सुविधा स्थापित किए हैं विश्व स्तरीय पर, ग्रीनको के साथ मिलकर के 3 एकड़ की जमीन पर बनाई है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आज के टॉप 10 करंट अफेयर के नॉलेज आपको मिल गई है, तो एक बार वीडियो को कर दो लाइक और इस चैनल को शेयर भी कर दो। साथ ही साथ में लास्ट डे जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो मैं फिर से पूछ लेता हूँ, बता देता हूँ उसका आंसर। किस राज्य से सीमा साझा करता है भूटान? तो पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। रोहिणी नैयर पुरस्कार में कितने लाख रुपए की धनराशि दी जाती है? 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको साथियों बनाना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में कोई अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। इस पर एक अभी बड़ा फैसला आया है, आप बताइएगा कमेंट करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को काट करके उत्तरांचल बनाया गया था, जिसका नाम आगे बदलकर उत्तराखंड किया गया? नाम कब बदला गया ये भी बता देना, और कितने जिले काट के बनाए गए ये भी बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग रोजाना वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब भी करके रखे हो चैनल को, अपने और साथियों के साथ भी शेयर कर दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।